नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 1 ध्वनि कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये हमारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इनका जन्म 28 फरवरी सन 1899 यानी कि 28 फरवरी सन 1899 में हुआ था, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 यानी कि 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। ये जो बच्चों हम ध्वनि पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है, यानी कि बी पॉजिटिव। लेकिन आजकल पॉजिटिव होने का मतलब है खतरा, तो आप उसकी बात मत कीजिए। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति जो आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है, कवि का मानना है कि हमें अपने जीवन के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरे जोश के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अंत मतलब समाप्ति, मृदुल मतलब कोमल, वसंत मतलब फूल खिलने की ऋतु। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है अभी ना होगा मेरा अंत, कि अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि मानते हैं उनका अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि वो आशावादी हैं और इसी आशावादी होने के कारण उनका अंत अभी नहीं होने वाला है, जब तक वो अपने एक लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी जो यौवन आया है, एक नया उत्साह आया है, एक नए जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। इसलिए अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है कि अभी जो उत्साह है, जवानी में क्या होता है, लोगों में उत्साह भर जाता है, उत्साह। तो उसी तरह वसंत ऋतु में भी क्या हुआ, वसंत ऋतु आई है, प्रकृति में पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ गए, नए नए फूल आ गए, तो सभी पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो लहलहा रही हैं। तो जो युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करना चाहता है कवि। तो कवि क्या करना चाहता है, युवा पीढ़ी जो है उसको जगाना चाहता है। कवि कह रहा है अभी उसकी जो साहित्य सृजना है वो खत्म नहीं हुई, अभी वो समय खत्म नहीं हुआ है, अभी तो उसके जीवन का आरंभ हुआ है। जैसे कि वसंत ऋतु आने पे प्रकृति में उल्लास भर जाता है, वातावरण हर तरफ उत्साह से भरा हुआ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार उसके जीवन का ये युवा काल है, वह उत्साह से भरा हुआ है। कवि के मन में, कवि के जीवन में हरियाली छाई हुई है, तो अभी अंत के बारे में सोचना तो बिल्कुल व्यर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जागा एक प्रत्युष मनोहर। पात मतलब पत्ता, गात मतलब शरीर, स्वप्न मतलब सपना, ड्रीम, मृदुल मतलब हाथ, कलियों मतलब थोड़ी खिली खिली कलियां, प्रत्यूष मतलब सवेरा और मनोहर मतलब सुंदर। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है, हरे हरे ये पात। कवि कह रहा है कि ये जो हरे हरे पत्ते हैं, इसके बारे में उनका क्या ख्याल है। दृष्टिकोण तो उनका आशावादी ही है, वो एक आशा लिए हुए हैं और जीवन की जो वास्तविकता है उसको
जीवन की जो वास्तविकता है उसको कवि क्या करना चाहता है, आनंद से भर देना चाहता है। तो कवि क्या कहता है, कवि कह रहा है कि जैसे वसंत ऋतु आई है, प्रकृति में नए नए फूल आ गए हैं, पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ गए हैं, सभी पेड़ पौधों की डालियां लहलहा रही हैं, नई नई कलियां खिली हैं, नए नए पत्ते बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं ये मेरा सपना जो है, जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, तो मैं क्या करूं, अपने मृदुल कर, कोमल, मृदुल मतलब कोमल, कर मतलब हाथ, तो मैं अपने कोमल हाथों से क्या करना चाहता हूं, अपना स्वयं का जो सपना है वो साकार करना चाहता हूं। यानी कि प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नई जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में भी नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का, वो स्वयं पूरा करूंगा। कवि क्या कह रहे हैं कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो कवि क्या कहना चाह रहा है इस पद्यांश में, कवि कह रहा है कि वसंत में जो डालियां हैं, हरे हरे जो पात हैं, पत्ते हैं, कलियां हैं, छोटे पौधे हैं, सभी कोमल होते हैं। कवि ने क्या कहा है कि वह अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी जो कलियां हैं, निद्रित कलियों पर, नींद में डूबी कलियों को जगाने की कोशिश करता है। इससे जब फूल खिलेंगे तो एक नए सवेरे का प्रारंभ होगा। चलिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे, यहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, ध्वनि कविता के थर्ड पैराग्राफ में कवि पुष्प, पुष्प मतलब फूल, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा मतलब लालच, नव मतलब नए, अमृत मतलब सुधा, सहर्ष मतलब खुशी के साथ, सींच मतलब सिंचाई, द्वार मतलब दरवाजा, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो और अंत मतलब खत्म। तो कवि क्या कहना चाह रहा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, कि वसंत ऋतु में कवि क्या करना चाह रहा है कि हर फूल से नींद के आलस को खींचने की कोशिश करूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और हर किसी में मैं नए जीवन का अमृत भर दूंगा। क्योंकि जो वसंत ऋतु है वो हर फूल से नींद के आलस को खींचने की कोशिश करेगी और हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देगी। उसी तरह मैं भी यही करूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे यहां अनंत। जब फूल खिल जाएंगे तो वसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उसका मनोहारी दृश्य दिखाएगा। अगर देखा जाए वसंत का कभी अंत नहीं होता, बल्कि वसंत तो एक शुरुआत होती है और वसंत में खिले फूल ही आगे चल के फल बनते हैं, तो वो फल सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियां बांटते हैं। आखिर में उन्हीं फलों से बीज तैयार होते हैं और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। इसलिए वसंत बार बार ये कह रहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। कभी इसीलिए कह रहे हैं यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जो आलस से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, उन्हें मैं जागृत करना चाहता हूं। इन कोमल कलियों पर मैं अपने हाथ फेरूंगा। पिछले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया, कोमल कोमल गात, इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, यानी कि उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा। जो युवा पीढ़ी है ना, उसको मैं सही डायरेक्शन दिखाऊंगा, एक नई प्रेरणा स्तोत्र बनूंगा उनके लिए, मैं एक नया मोटिवेशन बनूंगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक हो जाएगी और एक सही राह पर चलेगी। इस तरह से मैं इस जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है, युवा पीढ़ी को जागृत करने का। पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा, पॉजिटिविटी लाऊंगा, ताकि लोग जो है वो नकारात्मक विचार अपने दिमाग में बिल्कुल ना लेकर आए। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता ध्वनि, जिसमें कवि ने बताया है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज के हैं,
आपकी बुक की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद मैंने आपको भाषा की बात भी प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा मैंने एक वर्कशीट भी प्रोवाइड की है आपको। आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस पाठ का मैं सार आपको समझा देती हूं थोड़े से वर्ड्स में कि कवि जो हैं वो यही मान रहे हैं ध्वनि कविता में कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। और कवि जो है वो प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि ने यह भी कहा है कि वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। तो कवि प्रकृति के द्वारा निराश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी का दान करने को तैयार हैं। वो चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुख में व्यतीत हो। इसीलिए वो कह रहे हैं उनके जीवन का भी अंत नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते। कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता? तो आप सब भी अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए, इस कविता को पढ़िए, इस कविता को अच्छे से समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है और आप भी कवि की तरह आशावादी विचारों वाले बनिए। जो कवि ने अपने जीवन में संकल्प लिया है युवा पीढ़ी के लिए, अपने हाथों से उस संकल्प को पूरा करने का, आप उस संकल्प को पूरा कीजिए इस पोइम को पढ़ के। और इस पोइम का मैं गूगल फॉर्म में एक टेस्ट भी दूंगी जिसमें एमसीक्यूज होंगे, तो वो भी आप अगर कविता ध्यान से सुनी होगी तो आप फटाफट से वो गूगल फॉर्म वाला जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बस ये थी हमारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवि ने इस कविता का शीर्षक ध्वनि ही क्यों रखा? तो बच्चों क्यों रखा? क्योंकि इस कविता में कवि के अंतर्मन की जो आवाज प्रकट हुई है ना, इसी आवाज को उन्होंने ध्वनि का नाम दे दिया। ओके, और कवि पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि अभी उसकी जो काव्य रचना का उत्साह भरा प्रथम चरण है वो अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी अंत तो बहुत दूर है। अभी तो कविता लिखनी शुरू की है कवि ने, इसलिए कवि घोषणा कर रहा है कि अभी उसके साहित्य सृजन का जो समय है वो थमने वाला नहीं है। अभी तो कवि जीवन का आरंभ हुआ है। जैसे कि कवि ने सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है, क्योंकि कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो मृत्यु की चिंता से बिल्कुल मुक्त हैं और जीवन का आनंद लेने में बड़ा विश्वास करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि वसंत जिस तरह हर फूल को खिला देता है, उसी तरह वह भी आलस में पड़े जितने भी जीवन है लोगों के, उनको प्रसन्नता प्रदान करेंगे, जागरूकता प्रदान करेंगे। अपने उत्साह भरे नव यौवन का आनंद उनके हृदयों में भरकर उन सभी लोगों को निराशा से मुक्त कर देंगे। ये ध्वनि कविता की वर्कशीट दी है बेटा मैंने आपको, साथ में एक काव्यांश दिया है और काव्यांश पर आधारित 5 क्वेश्चंस दिए हैं। पहले तो क्वेश्चन पूछा है वसंत के आगमन से प्रकृति में क्या क्या चेंजेस आए, ध्वनि पाठ के आधार पे बताइए। आपको पता चल ही गया होगा प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आए थे। मेरे वन में मृदुल वसंत कहकर कवि ने किस और संकेत किया है। इस कविता के कवि का नाम भी आपको बता दिया गया है। नवजीवन का अमृत से क्या अर्थ है वो भी बता दिया गया है। और इसके अलावा काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस 5 क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। फिर लास्ट में इसकी उत्तरमाला देखिएगा जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इस उत्तरमाला के आंसर्स अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। यहां कहीं भी आपको लगे हमने ये गलत लिखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यही मेरा मोटिव था कि आप तक मैं ये ध्वनि कविता पहुंचाऊं और आप लोगों को भी जागरूक करूं कि आप उठ जाइए। अब कोरोना काल कब खत्म होगा इसकी वेट मत कीजिए, अपनी पढ़ाई का नुकसान मत कीजिए बच्चों, जल्दी से उठिए, देखिए मेरी वीडियो और ध्वनि कविता अच्छे से समझें। फिर भी कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैं जल्द ही मिलूंगी आपको आपके नए चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।